हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ साइट्स वगैरह देख लिया था, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इन सब साइट्स को हमने देख लिया था। इन सब स्थलों को देख लिया था कि कहाँ पर हमें क्या साक्ष्य मिले थे और इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी लेक्चर देखा करें तो आप कॉपी हमेशा अपने साथ रखें और अगर आपने इससे पहले कहीं पर कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रखी है तो उस नोट्स को ही रख लें और उसमें अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही हो, यानी कि जो मैं उससे अतिरिक्त आपके नोटबुक से अतिरिक्त जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप उसी नोटबुक में वहीं पर नोट डाउन कर लिया करें। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश नोटबुक बना रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश नोट्स बना रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही पॉइंट फॉर्मेट में वो ले करके चलें, ताकि इससे क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप क्विकली कम टाइम में रिवीजन कर सकेंगे। तो इसको आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आपका समय कम लगेगा। तो इस वजह से आप स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप कंप्लीट सेंटेंस मत लिखा कीजिए, जैसे कि हड़प्पा वगैरह में हमने देखा कि डायरेक्ट मैंने लिखा कि नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो आप ये केवल लिखिए कि नर्तकी की मूर्ति, ये नहीं कि हड़प्पा से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, या फिर केवल जो आपका नदी है डायरेक्ट आप नदी का नाम लिख दीजिए। जैसे कि हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर है तो सीधे पॉइंट बनाइए और रावी नदी ऐसे लिख दिया कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा सेंटेंस लिखने में टाइम नहीं लगेगा और जब आप रिवीजन कीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम टाइम में इसे देखिएगा तो आपका एफर्ट भी कम लगेगा, कम समय में आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है। और एक और मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन स्टेज में हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन तक इस चैनल को आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या कालीबंगा देख लिया था, अब हम लोग नेक्स्ट साइड देखते हैं वनावली। ठीक है। तो वनावली हमारा हरियाणा स्टेट में पड़ जाता है। हरियाणा स्टेट में वनावली पड़ गया और ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। घग्गर रिवर उसके किनारे अवस्थित है। कालीबंगा में मैं शायद एक पॉइंट छोड़ दिया हूँ कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे ही पॉइंट्स मार्क दे करके कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। घग्गर नदी तो वनावली से एक और साक्ष्य हमें क्या मिला है, तो यहाँ पर क्ले मॉडल ऑफ प्लो मिला है, अर्थात मिट्टी का हल मिला है। ठीक है। हल हमें एक जगह से और मिला था, कहाँ से मिला था, तो वो कालीबंगा से मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें वुडन प्लो मिला था, अर्थात लकड़ी का हल मिला था यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर वनावली में जो है यहाँ पर हमें मिट्टी का हल मिला है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम्स में आपको केवल हल आता है तो आप हल अगर केवल आएगा तो आपको दोनों ही साइट्स देखने होंगे कि कालीबंगा और वनावली। ऑप्शन में अगर दोनों साइट्स हैं तो आपको बीपीएससी में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन ई पे आना होगा, जो कि रहता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एक से अधिक वाले में आना पड़ेगा। और अगर आपका लकड़ी का हल आता है तो फिर कालीबंगा पे आना होगा, और अगर मिट्टी का हल आता है तो फिर वनावली पे आना होगा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि हल जो है दोनों जगह से मिला है, कालीबंगा और वनावली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट साइट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट साइट हमारा सुतका गेंडोर है, और सुतका गेंडोर आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। और हमने जब जोग्राफिकल स्प्रेड देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का जोग्राफिकल स्प्रेड, तो उसमें हमने देखा था कि सुतका गेंडोर जो है वो हमारा
सबसे पश्चिमी साइट्स हैं, यानी कि पश्चिमी सीमा जो है, चौहद्दी जो है, तो पश्चिम का जो अंतिम स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है वो आपका सुतका गेंडोर से लग रहा है। तो ये आपका वेस्टर्न मस्ट साइट हो गया, पश्चिमी सीमा। और यहाँ से हमें सी ट्रेड, सुतका गेंडोर से हमें सी ट्रेड पॉइंट का एविडेंस मिला है, अर्थात समुद्री व्यापार का साक्ष्य मिला है। हमें ये पता चला है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सी ट्रेड करते थे, अर्थात वो फॉरेनर्स के साथ, जैसे कि आपका बेबीलोन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इन सब सभ्यताओं के लोगों के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। चलिए तो फिर नेक्स्ट साइट हम देखते हैं। नेक्स्ट साइट हमारा धौलावीरा है। धौलावीरा आपका स्टेट पड़ेगा गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के शहर मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट में मिला है, तो उसमें आपको गुजरात को टिक आउट करना होगा। तो गुजरात, धौलावीरा गुजरात में हो गया। और ये एक ऐसा साइट था जो कि किसी नदी के किनारे नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अगल बगल से कोई नदी नहीं जा रहा है। अब देखिए, नदी के किनारे नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद ये सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे विस्तृत क्षेत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आपका धौलावीरा है, ठीक है। अब हम लोग एक और जो सबसे अलग जो एविडेंस मिला है वो ये है कि मेन एंट्रेंस पर कुछ लिखा हुआ मिला है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं मेन एंट्रेंस पर, अर्थात जो नगर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर, प्रवेश द्वार पर आपको कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है कि वो उस नगर के बारे में लिखा गया हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस प्रवेश द्वार पर क्या लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो लिपि थी वो अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। मैं आपको इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी है कि ये प्रोटो हिस्टोरिक साइट है, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल का ये साइट है, और आद्य ऐतिहासिक काल में आपको स्क्रिप्ट थे, अर्थात लिखने की कला मानव को ज्ञात थी, लेकिन उस मानव ने क्या लिखा है ये अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके हैं। तो ये था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का एग्जाम्पल। और इस मेन एंट्रेंस पर, इस नगर के प्रवेश द्वार पर कुछ लिखा हुआ लेटर है, ये हमें पता है, बट क्या लिखा है ये हमें नहीं पता है। तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा कि प्रवेश द्वार पर मुद्रित अक्षर या अक्षर मुद्रित हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो सबसे अलग है वो ये है कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर जलाशय मिला है, ह्यूज रिजर्वायर मिला है वाटर स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपली रीज़न ये है कि ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था। धौलावीरा किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था, तो नदी के किनारे नहीं है तो इसे अपनी वाटर की जो नीड है वो कहीं ना कहीं से गेन करनी होगी। उसे अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए धौलावीरा के जो लोग थे उन्होंने एक काफ़ी बड़ा जलाशय का निर्माण किया था, और इस जलाशय का उपयोग वो लोग पानी के लिए करते थे। अब इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट साइट पर, वो है हमारा रोपड़। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट हमारा पंजाब पड़ेगा। यहाँ पर क्या मिला है कि बरियल्स मिले हैं, जो कब्र मिले हैं, उसमें ये देखा गया है कि ह्यूमंस के साथ, मानव के साथ एक जानवर का कब्र रखा जा रहा है। मानव का कब्र है और उसके ठीक नीचे कुत्ते का कब्र है। ये ऐसा हर एक कब्रों के साथ लगभग देखा गया है कि पहले मानव को दफनाया गया है और मानव के जस्ट नीचे, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जस्ट नीचे एक जानवर का कब्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये उस टाइम की क्या सुपरफिशियल पावर्स को दिखा रहा है, मतलब कि वो अंधविश्वास को फॉलो कर रहे थे, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले कुत्ते का डोमेस्टिकेशन हुआ, कुत्ते का पशुपालन हुआ। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला रखवाली के लिए। तो हो सकता है कि इसी वजह से
जिस मालिक का कुत्ता मरता हो उस कुत्ते को भी उसके मालिक के साथ दफनाना शुरू कर दिया गया हो। तो ये आप ऐसे ही याद रखिएगा कि यहाँ पर जानवरों की भी कब्रें मिली हैं। कौन सा जगह? रोपर। ठीक है, तो ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स थे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा कुछ और भी साइट्स हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए मैंने उन साइट्स को स्किप कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि क्या क्या विशेषताएं थीं हड़प्पा के जो निवासी थे उनमें क्या अलग था। फीचर्स ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं थीं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपने समकालीन सभ्यताओं से अलग कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है ग्रिड पैटर्न, अर्थात जो भी सड़कें या मकानें थीं वो समकोण पर बनती थीं। तो समकोण पर सड़कें होती थी, इसको हम लोग ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और ये समकोण पर क्यों होती हैं, समकोण पर ये क्यों बनाई गई, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी जान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर हवा चल रहा है, तो अगर हवा इस रूट से चल रही है तो डस्ट पार्टिकल्स जो है इधर से होते हुए शहर के बाहर पहुँच जाए, इसके लिए जो है सड़कें जो है वो सीधी और समकोण पर रखी गई थी। और इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि जो घर का जो दरवाज़ा होता था वो मेन रोड पर नहीं खुलता था, बल्कि इस रोड के पीछे की तरफ खुलता था, जहाँ पर कि एक संकरी गली होती थी, यानी कि पतली गली में घर का मुख्य दरवाज़ा खोला जाता था। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि मे बी कि कहीं अगर इधर से कोई व्हीकल्स वगैरह या फिर कोई कार्ट वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह अगर इधर से जा रही है तो कोई बच्चा उसके कैचअप में ना आए, या फिर जानवर अगर जा रहे हैं तो उनसे कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए मे बी कि जो दरवाजे थे वो मुख्य रास्ते पर, मुख्य पथ पर नहीं खोले जाते थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि स्ट्रीट लाइट लैंप पोस्ट, अर्थात हर एक गलियों में कुछ कुछ दूरी पर, इक्वल दूरी पर स्ट्रीट लाइट्स दिए गए थे ताकि रात में प्रकाश रहे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह दे रखी थी। वो लैंप वगैरह जो जलाए जाते थे वो आपके ऑयल बेस्ड लैंप थे, तेल पर वो जलाए जाते थे। अब इसके बाद हम लोग थर्ड फीचर्स पे आते हैं, तो ये था बर्न्ड ब्रिक, अर्थात पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। यहाँ के जो मकाने बने वो पके हुए ईंटों के बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो ईंट बनाने की कला थी तो उन्हें पकाना भी आता था। और जो ईंट पकाने के लिए जो चिमनी बनाई जाती थी, जो उसे हम लोग चिमनी ही बोलते हैं, तो ईंट की जो चिमनी होती थी, जो भट्टी होती थी, वो शहर के बाहर रखी जाती थी, अर्थात उसे शहरी क्षेत्र में ईंट भट्टी बनाने की या खोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसे शहर से बाहर ईंटें बनानी पड़ती थी तथा बाहर ही पकाना पड़ता था। इसके पीछे रीज़न क्या हो जाता था कि वो इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, वो काफ़ी नॉलेज वाले पर्सन होंगे, तो इस वजह से डस्ट वगैरह नहीं आए, धुआं नहीं आए। हो सकता है कि इसकी वजह से जो चिमनी थी वो शहर के बाहर बनाई गई। और जो इनका रेशियो था, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात रखा गया था, LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात रखा गया वो 4:2:1 रखा गया। अर्थात सबसे कम क्या, हाइट सबसे कम, हाइट सबसे कम, अर्थात जितनी हाइट उसकी दोगुनी चौड़ाई, और फिर हाइट की चौगुनी आपकी लंबाई, ये रखी गई है। तो ईंटों का साइज आप याद रखिएगा, ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है। और सेपरेट वेल्स थे, हर घर के लिए प्रायः अलग अलग कुआं बनाए जाते थे। ठीक है, तो कुआं किस लिए, तो पानी निकालने के लिए है। और इसके बाद पॉइंट्स क्या आ रहा है कि ड्रेन्स फॉर एवरी हाउसेस, अर्थात हर घर के लिए नाली थी, और ये नालियाँ जो थी वो ढकी हुई रहती थी, और ये नालियाँ ढकी हुई थी और हर घर से नाली निकलती थी, अर्थात जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम लोग शहर के बाहर ले जाते थे, हर घर से निकलता था, फिर रोड पर जो आता था वो रोड पर आकर के नालियाँ चौड़ी होती जाती थी। तो इससे क्या होगा कि
जैसे जैसे नालियों की संख्या बढ़ती गई तो हमने क्या, नालियों का साइज बढ़ा दिया। तो नालियों का साइज बढ़ा दिया तो ओवरफ्लो करने के चांसेस कम हो जाएंगे, अर्थात वो उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस वजह से वो ईजिली वाटर को कैरी करते थे और इस वाटर को शहर के बाहर निकाल करके और फिर छोड़ा जाता था मैदानों में। यानी कि उस समय हम लोग का ड्रेन सिस्टम काफ़ी उन्नत किस्म का था। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है कि फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में हड़प्पन जो व्यक्ति थे, हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे, वो कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे विश्व में। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कृषि कार्य हो, या फिर डोमेस्टिकेशन हो, पशुपालन हो, या फिर मेटलर्जी हो, धात्विकी का ज्ञान हो, इन सारे चीज़ों में सीरिया के लोग, मेसोपोटामिया के लोग अग्रणी थे, यानी कि उन्होंने इसका आविष्कार किया। लेकिन कॉटन जो है, कॉटन का खेती, कपास की खेती, ये सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि गेहूं का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है गेहूं का, वो हमें मेहरगढ़ से मिला है, और मेहरगढ़ आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और चावल का साक्ष्य मैं बता चुका हूँ कि रंगपुर और लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग आपको थोड़ा सा मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली क्या क्या चीज़ें थी वो देखेंगे, और वो मेजर इंपोर्ट से जो आयात निर्यात होता था वो किन चीज़ों में होता था उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।